दोस्तों फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस गुरु के अंदर, जिसमें हमने एक नई वेब सीरीज चालू की है क्वेश्चन और आंसर। जो आप लोग हमें क्वेश्चन पूछेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, उसका हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आंसर देंगे। तो क्या होगा कि आप लोगों को भी मालूम पड़ेगा कि क्या चीज किस तरह से होती है और लोग भी अवेयर हो सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो पूरे हफ्ते के दौरान आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन मुझे किए हैं, उस क्वेश्चन के आंसर मैं हर संडे देने वाला हूं। ठीक है, तो ये पूरी जो हमने वेब सीरीज निकाली वो क्वेश्चन एंड आंसर पे रहेगी। आपके कोई भी क्वेश्चन हो गए तो आप पूरे वीक के दौरान आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। उस क्वेश्चन के आंसर मैं संडे के वीडियो में आपको दूंगा। तो दूसरी बात कि जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि क्या होता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि सिर्फ प्रोडक्ट का जो फीचर्स होते हैं वो आपको समझाते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली आपको कोई नहीं समझाएगा कि कौन सा फीचर्स किस तरह से काम करता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन और आंसर जो हमारा ये वेब सीरीज है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से हम देते हैं उसका आंसर। तो क्या होता है कि आप लोग डीप में उस चीज को समझ सकते हो। दूसरी चीज कि क्वेश्चन और आंसर पे जो हमारा वीडियो रहता है वो थोड़ा लंबा रहता है, क्योंकि क्या होता है कि एक वीडियो के अंदर हमें कम से कम 10 से 15 सवाल के आंसर को कवर करना रहता है। ठीक है, तो आप भी डेफिनेटली समझ सकते हो कि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी चीज हम आपको समझाते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वो हम आपको डीपली समझाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ठीक है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी तक हमने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको ये वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, लेकिन अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। जिन जिन लोगों ने हमें इस वीक के दौरान जो भी क्वेश्चन करे उसका हम इस वीडियो में आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें पूछा है, गौरांग शाह ने मुंबई से पूछा है। उनका क्वेश्चन है, मेरे पापा की उम्र 62 साल की है, 62 ईयर्स की एज है, और वो मेरे पापा के लिए क्रिटिकल इलनेस कवर लेना चाहता हूं। तो क्रिटिकल इलनेस कवर लेना अच्छा रहेगा या स्पेशल कैंसर क्रिटिकल इलनेस कवर लेना अच्छा रहेगा? ठीक है, तो गौरांग जी यहाँ पूछ रहे हैं कि उनके पापा की एज 62 ईयर्स है, उनको उनके पापा के लिए मेडिक्लेम लेना है, तो उनको क्रिटिकल इलनेस कवर लेना चाहिए या स्पेशल कैंसर रिलेटेड क्रिटिकल इलनेस कवर लेना चाहिए? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्रिटिकल इलनेस कवर और स्पेशल कैंसर क्रिटिकल इलनेस कवर वो एक डिफरेंट चीज है। क्रिटिकल इलनेस कवर यानी वो क्या होता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक डिसीज होती है, कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती है। जैसे उसके अंदर मान लो मैं हार्डली से हार्डली कुछ 10, 12, 15 कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो मेजर बीमारी होती है, मेजर डिसीज होती है। उस सभी बीमारियों को क्रिटिकल इलनेस के अंदर कवर किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके ऑपोजिट स्पेशल कैंसर क्रिटिकल इलनेस कवर है, उसके अंदर सिर्फ कैंसर कवर रहेगा। ठीक है, तो गौरांग जी मैं आपको बता दूं कि आपको आपके पापा के लिए स्पेशल कैंसर क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं लेना चाहिए, लेकिन ओनली क्रिटिकल इलनेस कवर लेना चाहिए आपको, जिसके अंदर क्या है कि सभी बीमारियां कवर होगी। अब बात आती है कि ये क्रिटिकल इलनेस कवर जो होता है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो क्रिटिकल इलनेस कवर यानी कि उसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक बीमारियां जैसे मैंने बताई, ठीक है, वो बीमारियां आपको पॉलिसी लेने के बाद आती है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, कुछ लमसम अमाउंट आपको प्रोवाइड करती है। जैसे कि मान लो कि 5 लाख का आपने कवर लिया है क्रिटिकल इलनेस के अंदर। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, एक मुफ्त राशि आपको प्रोवाइड कर देगी। जैसे मान लो कि 5 लाख का आपने सम एश्योर्ड लिया है क्रिटिकल इलनेस के कवर, और जो बीमारियां स्पेसिफाइड की हुई है पॉलिसी के अंदर, उसमें से कुछ भी बीमारी आपको आती है तो कंपनी क्या करेगी, उस टाइम पे आपको पूरी की पूरी बीमा राशि आपको कंपनी दे देगी। नॉर्मल मेडिक्लेम के अंदर क्या होता है कि मान लो कि 5 लाख का आपने बीमा लिया है, ठीक है, और आप अस्पताल में एडमिट होते हो, तो जितने का खर्चा आएगा उतना ही कंपनी आपको क्लेम देगी। जैसे मान लो कि 5 लाख का कवर है लेकिन 1 लाख रुपए का बिल आया,
तो कंपनी क्या करेगी, 1 लाख रुपए ही आपको देगी, जितना का खर्च आया उतना ही देगी। लेकिन क्रिटिकल इलनेस के अंदर क्या होता है कि आपका 10,000 का बिल आया, 1 लाख का आया कि 2 लाख का आया, उसको कुछ भी मैटर नहीं करता। लेकिन आपने 5 लाख का कवर लिया है तो कंपनी आपको 5 लाख का कवर यानी कि 5 लाख आपको दे देगी कंपनी। तो क्या है कि आप एक अच्छी ट्रीटमेंट उससे करवा सकते हो। वो मैटर नहीं करता है कि 10,000 का बिल आया कि 1 लाख का आया है, कंपनी आपको 5 लाख दे देगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल मेडिक्लेम के अंदर और क्रिटिकल इलनेस कवर के अंदर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको स्पेशल कैंसर रिलेटेड क्रिटिकल इलनेस कवर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ कैंसर कवर होगा। लेकिन नॉर्मल क्रिटिकल इलनेस कवर के अंदर आपको जो भी बड़ी बीमारियां होती है वो सभी कवर होती है। तो आपको आपके पापा के लिए स्पेशल क्रिटिकल इलनेस कवर लेना चाहिए, ना कि ओनली कैंसर क्रिटिकल इलनेस कवर। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल कैंसर क्रिटिकल इलनेस कवर या नॉर्मल क्रिटिकल इलनेस कवर। ठीक है, हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा सवाल पूछा है अमित जी ने राजस्थान से। वो पूछ रहे हैं फैमिली फ्लोटर में अगर प्राइमरी इंश्योर यानी जो मेन व्यक्ति है पॉलिसी के अंदर, उसकी अगर डेथ हो जाती है तो क्या पॉलिसी कोई और मेंबर रिन्यूअल करवा सकता है कि नहीं। अमित जी ने यहाँ पूछा है कि उनकी एक फैमिली फ्लोटर में पॉलिसी है। मान लो कि घर का जो बड़ा व्यक्ति है जो पॉलिसी के अंदर जो प्रपोजल बना हुआ है, उनकी डेथ हो जाती है, तो रिन्यूअल जो है, जो बाकी के मेंबर्स कवर है उनमें से कोई उस पॉलिसी को रिन्यूअल करवा सकता है कि नहीं करवा सकता। तो इसका आंसर है यस। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मान लो कि घर का जो बड़ा व्यक्ति है जो मेन प्रपोजर है पॉलिसी के अंदर, उसकी डेथ हो जाती है, तो नेक्स्ट रिन्यूअल में क्या होगा, जो मेन व्यक्ति था उसका नाम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा पॉलिसी में से। आपको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तो क्या है, उसका नाम निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि बाकी के जो मेंबर्स बचे हैं पॉलिसी के अंदर, उसका जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा पॉलिसी के अंदर, ठीक है, यानी जिसको प्रपोजल बोलते हैं, वो व्यक्ति उस पॉलिसी को रिन्यूअल करवा सकता है। ठीक है, तो आपको आइडिया आ गया है कि अगर प्राइमरी इंश्योर पर्सन की डेथ हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति भी इस पॉलिसी को रिन्यूअल करवा सकते हैं, उसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉप अप एंड सुपर टॉप अप प्लान। ये सवाल पूछा है विजय परमार जी ने, राजकोट से पूछा है कि टॉप अप प्लान और सुपर टॉप अप प्लान दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो सुपर टॉप अप और नॉर्मल टॉप अप, उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंट है, आप लोगों को समझना चाहिए। काफी एजेंट लोग क्या करते हैं कि आपको टॉप अप प्लान तो दे देंगे, लेकिन उसको डीप में आपको नहीं समझाएंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो मैं टॉप अप प्लान के बारे में आपको समझाता हूं। टॉप अप प्लान यानी क्या, कि मान लो को आपके पास पहले से 3 लाख का बीमा है ऑलरेडी और आपने 10 लाख का टॉपअप लिया है। ठीक है, तो टॉपअप के अंदर ये होता है कि एक ही हॉस्पिटलाइजेशन में आपका 3 लाख खत्म हो जाता है तो ही आप उस 10 लाख के टॉपअप का बेनिफिट ले सकते हो। या ध्यान से सुनिएगा, एक ही हॉस्पिटलाइजेशन के वक्त अगर 3 लाख जो डिडक्टिबल अमाउंट है वो आपकी खत्म हो जाती है तो ही आप उस 10 लाख का बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज आप उस 10 लाख का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। उसके विपरीत सुपर टॉपअप प्लान, तो सुपर टॉपअप प्लान में क्या होता है कि आपका जो 3 लाख का जो ऑलरेडी सम एश्योर्ड है वो चाहे एक हॉस्पिटलाइजेशन में खत्म हो या कुछ छोटे छोटे टुकड़े में खत्म हो। जैसे कि फ्लोटर में आपकी पॉलिसी है कि कोई भी एक मेंबर हॉस्पिटलाइज हुआ, 2 लाख का बिल आया, 2-3 महीने के बाद दूसरा व्यक्ति है वो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, ठीक है, उस टाइम पे 50,000 का खर्च आ गया, तीसरा व्यक्ति एडमिट हुआ, 50,000 का खर्च आया, तो तीनों हॉस्पिटलाइजेशन को मिला के 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 3 लाख हुए। तीनों हॉस्पिटलाइजेशन मिला के 3 लाख का खर्चा हो जाता है, बाद में और भी खर्चा आता है, तो भी आप उस 10 लाख के सुपर टॉपअप को यूज कर सकते हो। आई होप आपको आइडिया आ गया है, क्योंकि ये
टॉपअप और सुपर टॉपअप में बहुत ही बड़ा डिफरेंट होता है, जो कस्टमर लोगों को मालूम नहीं होता है प्रीमियम देने के बावजूद भी। क्योंकि कुछ कस्टमर क्या होते हैं, सिर्फ प्रीमियम दे देते हैं लेकिन डीप में जानते नहीं है कि ये टॉपअप और सुपर टॉपअप किस तरह से काम करता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंट है। यानी टॉपअप में आपको तभी यूज करने को मिलेगा जब आपका जो एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड है 3 लाख का, वो एक ही हॉस्पिटलाइजेशन में खत्म हो जाता है, तो ही आप उस 10 लाख को यूज कर सकते हो। लेकिन सुपर टॉपअप के अंदर आपका कितनी भी बार अस्पताल में एडमिट हो जाओ, 3 लाख का खत्म हो जाता है, बाद में आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन टॉपअप के अंदर अगर एक हॉस्पिटलाइजेशन में खत्म होगा तो ही आप टॉपअप को यूज कर सकते हो। तो बहुत ही बड़ा डिफरेंट है टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान में। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको टॉपअप प्लान नहीं लेना चाहिए, सुपर टॉपअप प्लान लेना चाहिए। ठीक है, दूसरे सवाल पे हम चलते हैं। राकेश पटेल जी ने पूछा है वापिस से, शुड आई बाय टॉपअप पॉलिसी फ्रॉम सम कंपनी एज द बेस्ट हेल्थ प्लान। ये पूछ रहे हैं कि क्या मान लो कि मेरा अभी जिस भी कंपनी में बेसिक मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, तो टॉपअप इंश्योरेंस में जो है वो मुझे उसी कंपनी में से लेना चाहिए या दूसरी कंपनी में से भी मैं ले सकता हूं। तो राकेश जी मैं बता दूं आपको कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी में आपका हेल्थ इंश्योरेंस है उसी में से आपको टॉपअप लेना है। आप किसी भी कंपनी में से टॉपअप इंश्योरेंस ले सकते हो। 5वां सवाल पूछा है यहाँ पे रोहित जी पूछ रहे हैं नागपुर से। वो पूछ रहे हैं, कैन आई ट्रांसफर माई पॉलिसी फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी विदाउट लूजिंग आउट ऑन एनी बेनिफिट्स। क्या मैं अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी जो है, ठीक है, वो अभी जिस कंपनी में से है उस कंपनी में से मैं अदर कंपनी में ट्रांसफर कर सकता हूं विदाउट लूजिंग एनी बेनिफिट्स? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि इसका सिंपल सा फंडा है कि आप अपनी पॉलिसी को एक कंपनी में से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका सर्विस प्रोवाइडर चेंज होता है, ना कि आपके बेनिफिट्स। तो जो भी आपके पुराने बेनिफिट्स रहेंगे, ठीक है, वो आपके लूज नहीं होंगे, ठीक है, आपके बेनिफिट एज इट इज चालू रहेंगे दूसरी कंपनी में भी। वो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कोई भी आप नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो पहले 30 दिन तक का आपको वेटिंग पीरियड लगता है वायरल इन्फेक्शन के अंदर। पहले 2 साल तक कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती है, 1 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो है उसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड रहता है, ठीक है। तो अगर आप एक कंपनी में से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हो तो वो जो सारे एक्सक्लूजन है वो आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। मान लो कि आपके 4 साल से पॉलिसी है और आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हो तो जो 30 दिन का वेटिंग पीरियड है वो नहीं लगेगा आपको। और स्पेसिफिक बीमारियां जो होती है उसका जो वेटिंग पीरियड रहता है 2 साल का, वो आपको नहीं लगेगा। 4 साल आपको पहले से कोई रोग बीमारी है, ठीक है, तो उसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, लेकिन ऑलरेडी आपकी जो पॉलिसी है वो 4 साल पुरानी है और आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें भी आपको कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। तो आप एक आपकी पॉलिसी को आपकी कंपनी में से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हो और उससे आपके जो बेनिफिट रहेंगे उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो मेरा आंसर यही है कि आपको कर लेना चाहिए। अगर आपको वो कंपनी अच्छी लग रही है दूसरी वाली कंपनी, तो आपको उसमें ट्रांसफर कर लेना चाहिए, आपके जो बेनिफिट्स है वो लूज नहीं होंगे। 6ठा सवाल पूछा है यहाँ पे कौशिक जी ने झारखंड से पूछा है, क्या मेडिकल पॉलिसी के अंदर आयुष ट्रीटमेंट जो होता है वो कवर होता है कि नहीं होता है? तो आयुष यानी क्या कि आयुष के अंदर आयुर्वेदिक आ गया, यूनानी आ गया, सिद्धा आ गया, होम्योपैथी आ गया, तो ये जो सब सारी ट्रीटमेंट होती है वो आयुष ट्रीटमेंट कहलाती है। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो कुछ कंपनियों में कवर आजकल तो हो रही है, सभी कंपनियों में हो रही है, लेकिन कुछ पॉलिसियों के अंदर होता है और कुछ पॉलिसियों के अंदर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक मोटा सवाल ये आता है कि मान लो कि 5 लाख का कवर जो है हमने लिया हुआ है, तो आयुष ट्रीटमेंट के लिए हम 5 लाख तक यूज कर सकते हो? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सभी पॉलिसियों के अंदर आयुष ट्रीटमेंट के लिए एक सब लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा आप बेनिफिट नहीं ले सकते आयुष ट्रीटमेंट के अंदर। और दूसरा एक टर्म्स एंड कंडीशन है आयुष ट्रीटमेंट को लेने के लिए कि उसमें आपको पहला तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिस अस्पताल में आप आयुष ट्रीटमेंट ले रहे हो,
वो अस्पताल जो है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, तो ही आप आयुष ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज आप इस बेनिफिट को नहीं ले सकते। दूसरी बात, हर पॉलिसी के अंदर आयुष ट्रीटमेंट के लिए एक सब लिमिट होती है, उससे ज्यादा आपका ट्रीटमेंट जो होगा आयुष ट्रीटमेंट वो कवर नहीं होगा। तो आपको आइडिया आ गया होगा। हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, कैन एनआरआई बाय हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इन इंडिया, यानी कि जो एनआरआई जो पर्सन होते हैं वो इंडिया के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो मेरा आंसर है कि यस, एनआरआई जो होते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया के अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन उनका रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए इंडिया के अंदर, बैंक का प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए। उस सब चीजों के अंदर इंडिया का एड्रेस मेंशन होना चाहिए, तो ही एनआरआई जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस को जो है वो इंडिया के अंदर परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। 8वां सवाल यहाँ पे पूछा है, भूमिका रायडू जी ने मुंबई से पूछा है, डज हेल्थ इंश्योरेंस कवर एक्सीडेंटल सर्जरी इन नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन, क्या एक्सीडेंटल इंजरी जो होती है उसके दौरान एक्सीडेंटल जो सर्जरी आती है वो नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर कवर होगा कि नहीं होगा। तो इसके 2 आंसर है, यस होगा और दूसरा है नहीं होगा। होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, उसका आंसर मैं आपको देता हूं कि पहली बात, एक्सीडेंटल जो इंजरी होती है वो एक्सीडेंटली होती है, ठीक है, वो कोई जानबूझ के नहीं करता है। दूसरी चीज कि एक्सीडेंट कब किसको हो जाए वो भी हम नहीं बता सकते, और एक्सीडेंट से रिलेटेड आपको सर्जरी आई है, ठीक है, तो वो एक एक्सीडेंट है, तो वो आपकी जो सर्जरी है वो कवर होगी। अब बात यह नहीं होगी, तो क्यों नहीं होगी। तो पहली बात तो कि आप बाइक चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया है, या कार चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक एफआईआर लॉन्च किया जाता है एक्सीडेंट के अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन होता है कि जब आप कार चला रहे थे या बाइक चला रहे थे, तब आपने कुछ कानूनी भंग जो होता है वो किया है कि नहीं किया है। आपने कुछ भी कानूनी भंग किया है, जैसे कि आप रॉन्ग साइड में जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो वो जो एक्सीडेंट सर्जरी है वो कवर नहीं होगी, क्योंकि आपने कानूनी भंग किया है। दूसरी चीज, आपने जानबूझ के किया है, जो सुसाइड प्लान के तरह कि भाई आप सुसाइड करना चाहते हैं, तो आपने जानबूझ के एक्सीडेंट कर लिया, किसी से टकरा दी अपनी कार या अपनी गाड़ी, ठीक है, तो फिर भी आपका जो एक्सीडेंटल सर्जरी जो है वो कवर नहीं होगा। दूसरी चीज, आप अल्कोहल जो होता है वो ड्रिंक करके कार या बाइक चला रहे हो, फिर भी आपका एक्सीडेंटल रिस्क कवर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपने कुछ भी कानूनी भंग नहीं किया है, तो आपका एक्सीडेंटल जो सर्जरी का जो कवर है वो कवर किया जाएगा, ठीक है। 9वां सवाल पूछा है यहाँ पे, भावना पटेल जी पूछ रहे हैं अहमदाबाद से, डू आई नीड टू इन्फॉर्म माई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अबाउट माई ब्लड प्रेशर डायग्नोसिस। मैंने ब्लड प्रेशर का मैंने रिपोर्ट किया हुआ है, तो उसमें कुछ आया है ब्लड प्रेशर, तो मुझे जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसका भी 2 आंसर है, यस करना चाहिए, और दूसरा भी आंसर है नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर करना चाहिए तो कब करना चाहिए, मान लो कि आप फ्रेश पॉलिसी ले रहे हो, ठीक है, और आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो आपको कंपनी को बताना चाहिए कि यस अभी इस पॉलिसी लेते समय मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। अगर आप ब्लड प्रेशर अभी आप नई पॉलिसी नहीं ले रहे हो, लेकिन आपके पास ऑलरेडी एक कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी है किसी भी कंपनी में, और बाद में आपका ब्लड प्रेशर आया है, बीपी डिटेक्ट हुआ है, तो आपको कंपनी को कोई बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिसी लेने के बाद आपको ये प्रॉब्लम हुआ है ब्लड प्रेशर का, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश पॉलिसी ले रहे हो तो ही आपको बताना पड़ेगा कि भाई मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है।
10वां सवाल पूछा है राजेश कोटवाल जी ने जोधपुर से। बेनिफिट्स ऑफ क्रिटिकल इलनेस एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मेडिक्लेम। तो उसका राकेश जी, मैं इसका जो आंसर है मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन के आंसर में मैं दे चुका हूं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि क्रिटिकल इलनेस कवर और नॉर्मल मेडिक्लेम में क्या डिफरेंट होता है। तो नॉर्मल मेडिक्लेम के अंदर क्या होता है कि मान लो कि आपने 5 लाख का कवर लिया है नॉर्मल मेडिक्लेम में और आपका 1 लाख का बिल बनता है किसी भी कुछ बड़ी डिसीज के अंदर, तो कंपनी आपको जितना खर्चा हुआ है उतना ही आपको देगी। यानी कि 1 लाख का खर्चा हुआ तो 1 लाख ही देगी, भले ही आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। लेकिन क्रिटिकल इलनेस के अंदर क्या होता है कि आपने 5 लाख का लिया कवर लिया है, ठीक है, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, पूरा का पूरा 5 लाख आपको दे देगी। 10,000 का खर्चा हुआ है, 1 लाख का हुआ है, 2 लाख का हुआ है, 10 लाख का हुआ है, इस डजेंट मैटर, कंपनी आपको 5 लाख एक लमसम अमाउंट आपको दे देगी। तो ये डिफरेंट होता है क्रिटिकल इलनेस कवर के अंदर और नॉर्मल मेडिक्लेम कवर के अंदर। 11वां सवाल पूछा है श्रीधर खंडेलवाल जी ने इंदौर से। वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी डेज डज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी टेक टू रिइंबर्समेंट क्लेम। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है वो रिइंबर्स का जो क्लेम होता है उसको सेटल करने में कितना टाइम लेती है। तो इसका आंसर है कि श्रीधर खंडेलवाल जी, इसका आंसर यही है कि एज पर IRDA रूल्स सभी कंपनी को 13 दिन से 15 दिन 16 दिन के अंदर रिइंबर्समेंट का क्लेम जो होता है वो सेटल करने का होता है। लेकिन ज्यादातर डिपेंड्स क्या होता है कि कभी कुछ क्लेम्स होते हैं वो 10 दिन के अंदर भी हो जाते हैं, कुछ दिन 15 दिन में भी होते हैं और कुछ क्लेम जो होते हैं 20 दिन में भी सेटल होते हैं। वो सब डिपेंड्स होता है कि आपके जो बिल्स है रिपोर्ट्स के है उसके अंदर कुछ क्वेरी आती है कि नहीं आती है। जैसे कि आप रिइंबर्समेंट के लिए कुछ फाइल रखते हो और उस फाइल के अंदर जो क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट जो है उसको कुछ भी डाउटफुल लगता है उस फाइल के अंदर, तो वो एक क्वेरी जनरेट करेगी, आपसे आंसर मांगेगी कि ये जो रिपोर्ट्स है, ये जो आपको डायग्नोसिस रिपोर्ट है, इसके बिल है, आपको हमको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो वो ये जो डिपेंड्स होता है वो पूरा केस टू केस होता है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है। उसको कुछ एक फिक्स टाइम नहीं होता है कि कितने दिन के अंदर आपका रिइंबर्समेंट क्लेम जो है वो सेटल होगा। ये डिपेंड्स होता है केस टू केस कि आपका जो फाइल है वो कितना स्ट्रांग है। कंपनी को कुछ भी डाउटफुल लगेगा तो वो कंपनी टाइम लेगी, ठीक है। तो ये आंसर है। 12वां सवाल यहाँ पे पूछा है हाउ कैन आई इंक्रीज माई सम एश्योर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस। मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको मैं अपग्रेड करके कैसे कर सकता हूँ, यानी कि 3 लाख का है तो उसको मैं 4 लाख 5 लाख 10 लाख में कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ। तो उसके 2 आंसर है। पहला तरीका है, आप जब आपका रिन्यूअल आएगा तब आपको कंपनी अपग्रेड करने को बोलेगी, तब आप करवा सकते हो। अगर रिन्यूअल का आप वेट नहीं करना चाहते तो आप एक टॉप अप इंश्योरेंस ले सकते हो, ठीक है। वो आपका इमीडिएट आपका 30 डेज के वेटिंग पीरियड के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन है। आप रिन्यूअल के टाइम पे भी अपना बेसिक सम एश्योर्ड अपग्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप वेट नहीं करना चाहते तो टॉप अप प्लान भी आप ले सकते हो। तो उससे क्या है, आपका प्रीमियम भी थोड़ा कम रहेगा टॉप अप के अंदर और आपका जो सम एश्योर्ड है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि आपका रिस्क कवर जो है वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा है यहाँ पे 13वां सवाल है। रोबिन जी पूछ रहे हैं दिल्ली से, डज हेल्थ इंश्योरेंस कवर रेगुलर डॉक्टर विजिट एंड मेडिकल एक्सपेंसिव। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जो होती है वो रेगुलर डॉक्टर विजिट्स या मेडिकल एक्सपेंसेस या रेगुलर डॉक्टर विजिट कवर करती है कि नहीं है। तो ये भी अलग अलग कंपनियों पे डिपेंड्स ऑन पॉलिसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कंपनियां करती है और कुछ कंपनियां नहीं करती है। और उसमें भी कंपनियों के अंदर कुछ पॉलिसी में कवर्स होता है कि और कुछ कंपनियों में कवर नहीं होता है। तो वो केस टू केस आपको देखना पड़ेगा कि आप जो पॉलिसी ले रहे हो उसके अंदर कवर होता है कि नहीं होता, क्योंकि कुछ में होता है और कुछ पॉलिसियों में नहीं होता है। तो 14वां सवाल यहाँ पे पूछा है सनी सिंह जी ने लुधियाना से। वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर कैन आई क्लेम इफ आई हैव 5 लाख सम इंश्योरेंस प्लान। सनी सिंह जी पूछ रहे हैं लुधियाना से कि मेरे पास 5 लाख का बीमा है, तो मैं 1 साल के दौरान कितने टाइम बार में क्लेम कर सकता हूं उस कंपनी से। तो उसका आंसर ये है कि आप जो है
साल के दौरान मल्टीपल टाइम क्लेम कर सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में, क्योंकि जब तक आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड पूरा नहीं हो जाता है। जैसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन में 1 लाख का बिल आया, दूसरे में 50,000 का आया, तीसरे में 2 लाख का आया, तो आप मल्टी टाइम आप क्लेम कर सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। उसका कोई लिमिट नहीं है। लिमिट सिर्फ यही है कि आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है 5 लाख का प्लस नो क्लेम बोनस जो भी वगैरह रहता है, आप उसी तक क्लेम कर सकते हो साल के दौरान। उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हो। 15वां सवाल पूछा है यहाँ पे जय मेहता जी ने अहमदाबाद से। वो पूछ रहे हैं हु हेल्प्स टू क्लेम हेल्थ इंश्योरेंस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान, इमरजेंसी के दौरान क्लेम का जो रिलेटेड प्रोसेस होता है उसमें हमें कौन मदद करता है। तो मान लो कि आपने पॉलिसी ली है और कुछ भी आपको मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उसके दौरान आपको क्या है कि आपका जो एडवाइजर रहेगा वो भी आपको हेल्प करेगा पूरी प्रोसीजर करने में। आप अपने कंपनी के टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, वहां से भी आपको गाइडेंस किया जाएगा, पूरा गाइड दी जाएगी। तीसरा कि आप जिस अस्पताल में एडमिट हो रहे हो वहां पे एक डेस्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल का, वो भी आपको गाइड करेंगे कि भाई किस तरह से करना है। अगर आप जिस अस्पताल में एडमिट हो रहे हो और वो अस्पताल केसलेस है, तो वो पूरा जो प्रोसेस है वो आपकी जो अस्पताल है वही पूरा कर देगी। आपको कुछ बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये से जो सब चीजें हैं वो आपको हेल्प करते हैं इमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो यहाँ पे हमने टोटल 15 सवाल कवर किए हैं। ठीक है, तो और इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। दूसरे 15 जो सवाल है उसके आंसर जो है वो इसका में दूसरा पार्ट बनेगा, यानी कि एपिसोड 3, ये एपिसोड 2 है। बाकी के 15 सवाल जो है वो एपिसोड 3 में हो गए। ठीक है, तो 15 सवाल के जो मैंने आंसर दिए है, आई होप आपको पता चल गया होगा। ये जो आंसर है आपको यूजफुल लगे तो, नॉलेजेबल लगे हो आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं हमारे एपिसोड 3 पर, आइए।